अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। और देख ही लिया होगा, आज आपने दुबई टेस्ट का पहला दिन, पाकिस्तान टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग की, 255 रन 3 विकेटों के नुकसान पर स्कोर कर लिए। ख़ास बात पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद हफीज़ और इमामुल हक का ओपनिंग स्टैंड था जो 206 रन का था। मोहम्मद हफीज़ तो 2 साल में पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे, आज अपनी 10वीं टेस्ट सेंचुरी स्कोर की। इमामुल हक ने भी ज़बरदस्त बैटिंग की, लेकिन पहले 2 सेशन पाकिस्तान टीम के नाम रहे, तीसरा सेशन बिल्कुल चेंज हुआ काफ़ी हद तक। 56 रन पाकिस्तान ने उस तीसरे सेशन में जो 29 ओवर्स में स्कोर किए, जिसमें 3 विकेटें भी पाकिस्तान के बैट्समैनों की गिर गईं। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ कमबैक ऑस्ट्रेलियन टीम का दिखाई दिया, खासकर आखिरी सेशन में कहीं ना कहीं नेथन लियोन की गेंद टर्न होती भी दिखाई दी, कहीं ना कहीं पीटर सिडल और मिचेल स्टार्क की रिवर्स स्विंग भी दिखाई दी। तो ये कहीं आने वाले वक्त में अच्छा साइन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉस था जो पाकिस्तान ने जीता। लेकिन बार बार हम एक बात कहते हैं कि दुनिया की टीमों में और पाकिस्तान की टीम में कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क ज़रूर है। शायद वो बहादुरी का फ़र्क है, या फिर मॉडर्न डे क्रिकेट जिस तरीके से दीगर टीमों ने अडॉप्ट किए, शायद हम उस तरीके से नहीं कर पा रहे। दुबई की फेवरेबल कंडीशन थी पाकिस्तान के लिए, जहां पर पाकिस्तान टीम ने 205 रन के ओपनिंग स्टैंड के बावजूद अगर देखा जाए तो सिर्फ 255 रन स्कोर किए, 2.83 की रन औसत से। अगर कोई और टीमें होती तो फिर लाजमी तौर पे 325 या 350 रन तक ज़रूर जाती। पाकिस्तान जो अपनी तमाम टेस्ट क्रिकेट इसी मकाम पर खेल रहा है, इमारात में ही खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को भी क्रेडिट जाएगा कि जिन्होंने बड़ी चैनल पे गेंदें की थी, जगह पर गेंदें की थी, इतना ज़्यादा रूम नहीं दिया था। लेकिन फिर भी अगर रन औसत देखते हैं और फिर जिस तरीके का ओपनिंग स्टैंड मिल गया था, उसके बाद कहीं ना कुछ कमी क्रिकेट पंडित ज़रूर ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अहमद शहजाद को 4 माह की सज़ा हो गई और अगले माह उनकी ये सज़ा ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें उनके हवाले से सामने आई हैं। अहमद शहजाद का जिस वक्त डोप टेस्ट लिया जा रहा था, उस वक्त भी उन्होंने मुताल्लिका डॉक्टर्स को आगाह कर दिया था कि उन्होंने तबीयत ख़राब की वजह से एक दवाई ली है। उन्हें उल्टी हो रही थी, कुछ थोड़े सा बुखार भी महसूस कर रहे थे। वो दवाई उन्होंने अपनी अहलिया के कहने पर ली थी, वो तजवीज़ की थी उनकी अहलिया ने। और जब हमने अपने सोर्सेज से ये बात मालूम करने की कोशिश की तो पता चला कि अहमद शहजाद ने उसी वक्त अपनी अहलिया को फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने उस वक्त फ़ोन नहीं उठाया, जिसकी वजह से डॉक्टर्स थोड़े से शशोपंज में मुब्तला ज़रूर हुए थे। इसके साथ साथ ये भी इत्तलात आ रही हैं कि वो दवाई जो है वो अहमद शहजाद की वालदा भी यूज़ करती हैं। अल्लाह उनको सेहत दे, क्योंकि वो एक मौजी मर्ज़ में मुब्तला हैं, और हम सब की दुआ है कि अहमद शहजाद जिन्होंने इस मुल्क की बहुत खिदमत की है, उनकी वालदा को अल्लाह ताला सेहतियाबी अता करे। लेकिन वो जिस मूजी मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो दवाई अहमद शहजाद को लेने की क्या ज़रूरत थी, ये एक सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हियरिंग मुकम्मल हो गई। ये हियरिंग थी जो पाकिस्तान ने केस किया हुआ है ICC की डिस्प्यूट कमेटी में। माइकल बैलफ ने समात की, पाकिस्तान की जानिब से नजम सेठी साहब को भी मदऊ किया गया, वो भी गए थे, क्योंकि जब MOU साइन हुआ था तो नजम सेठी साहब और सुबहान अहमद ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। ये दोनों लोग उस हियरिंग में मौजूद थे जो 3 दिन की दुबई में हुई थी ICC के हेड क्वार्टर में। लेकिन भारत की जानिब से जिन लोगों ने दस्तखत किए थे वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। न श्री नवासन वहाँ पर आए थे, न अनुराग ठाकुर वहाँ पर आए थे। ये दोनों वो शख्सियात थी कि जिन्होंने साइन किया था। रत्नाकर शेट्टी, पुराने सेक्रेटरी BCCI के, वो आ गए थे, और भी कई ऑफिशल्स आए थे। भारत ने ऐसा क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल दिखाई देता है। हमारी आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम से इस सिलसिले में गुफ्तगू हुई थी। उनका कहना यह है कि जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की टीम तैयारी के साथ नहीं गई थी, पाकिस्तान को पता नहीं था, ऐसा हरगिज़ नहीं था। ये कहना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और इस सिलसिले में जल्द बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। सुबहान अहमद साहब वापस वतन पहुंच गए हैं। कल चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब वापस आ जाएंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं इस सिलसिले में मजीद बात होगी। 10 दिन की मोहलत दी है फाइनल स्टेटमेंट जमा कराने के लिए ICC की डिस्प्यूट कमेटी ने, जिसके सरबराह माइकल बैलफ है। और जब ये जमा हो जाएंगे तो उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। PSL की बात कर लेते हैं तो नाइला भट्टी प्रोजेक्ट हेड थी सीज़न 3 की, सुनने में आया है कि वो अब नहीं होंगी। हो सकता है बिफोर PSL वो ये चार्ज छोड़ दें। ऐसे में या तो नया तकर्रुर किया जाएगा इश्तिहार देकर, और अगर ताख़ीर बहुत ज़्यादा हो गई तो उस सूरत में हारून रशीद या जाकिर खान साहब में से कोई एक ज़िम्मेदारी संभाल लेंगे।
कई सारे इश्यूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, इसके साथ साथ एक बड़े इदारे पोर्ट कासिम के कोच के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं, कोचिंग के कई सारे कोर्सेज़ भी किए हुए। शादाब कबीर साहब हमारे साथ शो का ऐसे उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर सरफराज अहमद, जो आप देख रहे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं तीनों फॉर्मेट में, उनके भी कोच के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। तो फिर तीनों फॉर्मेट का कोच जिनकी कोचिंग में खेला हो, वो हमारी जान, इस शो की जान, साजिद खान साहब। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, आप शो का हिस्सा बने। अच्छा ओपनिंग स्टैंड, आप तो ओपनिंग बैट्समैन थे, आज टॉस इंपॉर्टेंट जीता सरफराज ने और अच्छा ओपनिंग स्टैंड शादाब। बिल्कुल, जिस तरह सलीम भाई बात कर रहे हैं आप कि पाकिस्तान जब से क्रिकेट खेल रहा है दुबई में, मैं समझता हूँ कि अब तो होटल से निकलते हुए भी उनको पता होगा विकेट किस तरह का बिहेव करेगा। तो टॉस जीतना, एवरीबडी नोज कि टॉस बड़ा वाइटल था। टॉस जीता, लेकिन जिस तरह का हम चाहते थे टॉस जीतने के बाद जिस तरह की परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी, ओपनर्स ने तो दी है, लेकिन एंड बहुत ख़राब हुआ। क्योंकि जिस किस्म का विकेट था, जिस किस्म की ओपनिंग पार्टनरशिप मिल गई थी, ये जिस तरह आपने बात की अपने इंट्रो में कि 300 रन होने चाहिए थे। आजकल सारे टेस्ट मैच रिजल्ट ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं शादाब। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये तजुर्बा करने जा रही है कि 4 दिन का टेस्ट मैच कर दें, क्योंकि रिजल्ट 4 दिन में सामने आ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान टीम और दीगर टीमें, मैं ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और बाकी टीमों की बात, इंडिया बात कर लें, वो भी 300 साढ़े 300 रन स्कोर करते हैं। हम 100 रन का फ़र्क है टेस्ट क्रिकेट में पर डे बात कर लें तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्रिकेट अब रिजल्ट ओरिएंटेड हो गई है। जिस तरह आप देखिए फॉर्मेट भी चेंज हो गया, अब T20 से T10 भी आने वाला है या हो रहा है, वो अब आ गया है। उस हिसाब से देखा जाए तो टेस्ट पे भी रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं और दुनिया में आ रहे हैं। यही देख के मुझे थोड़ा सा अफसोस इस बात का हो रहा है कि आपको डर या फेयर किस चीज़ का है। हम पिछले 10-15 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ कि रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में, अब रिहेबिलिटेशन प्रोसेस कब ख़त्म होगा? क्योंकि अभी आप देखें जो आप मैं और आप हफीज़ ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, नो डाउट। जिस तरह वो डोमेस्टिक में खेल रहे थे, अपने डिपार्टमेंट से परफॉर्मेंस कर रहे पहुँचे हैं टीम के अंदर वापस। मेरा अगर मैं हफीज़ के अगेंस्ट नहीं बात करना चाह रहा, मैं इससे बात ये करना चाह रहा हूँ सिलेक्शन की, कि आप एक टाइम पे कब से हम सुनते आ रहे हैं कि यंगस्टर्स को आप खिलाएंगे। हफीज़ को 2 साल के बाद आप वापस लेके आ रहे हो, फॉर व्हाट? मतलब क्या आपका प्लान? आपके टेस्ट क्रिकेटर ही शोर मचा रहे होते हैं शादाब, सब लोग बात कर रहे होते हैं हफीज़ को लेके नहीं गए, हफीज़ को लेके नहीं गए। और मेरे ख्याल में सरफराज अहमद ने बड़ी फाइट की है हफीज़ के लिए और गलत फाइट नहीं की। देखिए अभी आप चैंपियंस लीग में जो आपका परफॉर्मेंस करके आए अभी आप एशिया कप के अंदर, उसके अंदर आपको नजर आ रहा था कि आपके थोड़ी सीनियरिटी की कमी महसूस हो रही थी। नो डाउट कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिस सीनियर को रिप्लेस कर रहे हो, आया वो यंगस्टर्स काबिल है कि उसको रिप्लेस कर सके। बिल्कुल, एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल उसी कैलिबर का हो, लेकिन एटलीस्ट वो परफॉर्मेंस किया हो या उसकी जगह को ले सकता हो, इतना तो केपेबल हो। अब जिस किस्म की हमारी सिलेक्शन हो रही है, जैसे अभी आपने आसिफ की ली है, नो डाउट वो डोमेस्टिक में ना इतना परफॉर्म कर रहा है, उसने पिछले 6 सालों में अगर आप उसका लगाएं तो उसमें भी कोई इतना परफॉर्मेंस नहीं है। एक पीएसएल पे अब मुझे फील ऐसा हो रहा है कि जो टीम बनने लगी है वो अब फ्रेंचाइज के थ्रू बनने लगी है। ये एक मुझे तासुर नजर आ रहा है, रीजन्स की जगह फ्रेंचाइज ले चुकी है। रीजन की जगह पहले एक टाइम पे आपको याद है डिपार्टमेंट क्रिकेट ने ये पूरा उठाया हुआ था, और उसकी बाद में रिजल्ट भी देखा डिपार्टमेंट क्रिकेट, क्योंकि डिपार्टमेंट क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है जो कि लड़का बड़ा सिंसियर होता है अपने डिपार्टमेंट से। कुछ मैचेस अभी मैंने डोमेस्टिक के देखे, एसोसिएशन वगैरह के, कई प्लेयर ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, लेकिन वो फिर भी खेल रहे हैं बिकॉज ऑफ पैसा मिल रहा है उनको, और एसोसिएशन खिला रही है, क्योंकि वो रिजल्ट इतना उनके लिए मायने नहीं रखते। अब तो अब्दुल रज़ाक और इमरान नज़ीर भी आ गए हैं। अभी तो आप देखें ना कि अब्दुल रज़ाक को छोड़े हुए कितना टाइम हो गया था। साजिद खान साहब, ओवरऑल अगर पहले दिन की बात कर लेते हैं तो 1 2 3 कितने मुतमईन दिखाई दिए ओवरऑल अगर हम बात कर लेते हैं आज पहले दिन के खेल पर? देखिए नसीब, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस जीता सरफराज ने, बहुत शानदार ओपनर पार्टनरशिप, जिस तरह जिसकी तारीफ की जाए कम है। क्यों? प्रेशर में थी टीम और बहुत उम्मीद थी। जिस तरह शादाब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, हफीज़ का कमबैक 2 साल बाद 42-43 साल के हो गए, और मैं हमें कैरियर की 10वीं सेंचुरी, फिट, बहुत गर्मी थी दुबई में। 43 साल के बिल्कुल 101% है, मगर बात ये होती है, देखें मैं अभी निकालता हूँ उनकी उम्र जो है वो गर्मी कह रहे हैं। हाँ गर्मी अच्छा 42 में उनकी उम्र नहीं उम्र तो 40 साल का है नसीम, 40 के भी नहीं है वो तो। नहीं 40 के करीब होगा। 12 आप ओरिजिनल 40 कह रहे हैं? और 40, मगर देखें नसीम बात ये है, मुझे क्लियर तो कर दें, 40 नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ ऑफिशियल जो भी हो, वैसे 40 का होगा हफीज प्रोफेसर। बात ये देखें, आपके ख्याल में क्या उम्र छुपाई है हफीज ने? देखिए इंपॉर्टेंट बात हो रही है, हफीज ने जो सीरियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ कि उम्र छुपाई है।
पता नहीं, बार हमारे जराए बताते हैं। और यकीनी तौर पर आज की खेल की खास बात, हफीज़ की जितनी भी तारीफ की जाए, 10वीं टेस्ट मैच में सेंचुरी, कमांड इनिंग खेली है। और जिस तरह इमाम अल हक की हम बात करते रहे, ओवरऑल कारकर्दगी 75 रन जरूर बनाए। देखिए ये प्लेयरों को 75 तो आदमी बहुत फुटबॉल नजर आता है, जब बाद में स्विंग हुई आपने देखा दो जो टी के बाद जो गेंद रिवर्स स्विंग हम कहते हैं क्रिकेट में, काफ़ी रफ हो गया था। रिवर्स स्विंग एक आर्ट है और ऑस्ट्रेलियन बॉलर की, हालांकि ऑस्ट्रेलिया 4-5 कैच छोड़े इस मैच में, इस इनिंग में देखा जाए फीस को बड़ा इंपॉर्टेंट मौके पे देखिए chance 4 मिल गया था, कैच छोड़ना लॉन्ग ऑफ और किस्मत आपके साथ होना क्रिकेट में इस चीज। और जिस तरह पिच नजर आ रही है आपको, जिस तरह आपने एक इंट्रो में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आज पाकिस्तान को 300-325 रन बोर्ड पे लगाना चाहिए थे, मगर आपने देखा अजहर अली जिस तरह क्रॉस बैट से खेल रहे थे और उनको काफ़ी देर बाद हर चीज़ जज कर लेना चाहिए थी, उनको पता होना चाहिए था किस तरह बॉल आ रही है। हालांकि बॉल बैट पे अच्छी आ रही थी, मगर 16 ओवर जिस तरह वो खेले हैं तो मैं समझता हूं। फिर हारिस सुहेल की आप बात करूं, दौरान में साजिद खान साहब 16 ओवर में 16 रन ही स्कोर किए थे। हफीज और हारिस सुहेल ने, मकसद है कि इतना शैल में चले गए थे, इसके बावजूद कि 205 रन का ओपनिंग स्टैंड आपके ओपनर्स ने दिया है। देखिए ओपनर की जितनी भी तारीफ की जाए कम, उन्होंने एक बुनियाद रख दी। एक बुनियाद का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट बुनियाद है, जो जरूरत थी वो आपको दी। जो आने वाले बैट्समैन जिस पे टीम चलती है, अगर अब देखा जाए अजहर अली की जितनी तारीफ की जाए कम है, मगर हारिस सुहेल ऑफ कलर नजर आ रहे थे, बॉल उनके बैट पे भी नजर नहीं आ रही थी, अंडर प्रेशर। मगर टी के बाद वहां पर भी लैस्टर स्टेडियम की तरह बहुत अच्छा स्विंग हुआ है और टी के बाद ऐसा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया ने ग्रिप कर ली थी मैच में। टी के बाद ऑस्ट्रेलिया ने ग्रिप किया। ऑस्ट्रेलिया ने एफर्ट तो पहली गेंद से ही ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो जगह पर गेंदें की हैं। हमारे वहाँ जो थोड़े बहुत वेवर्ड होते हैं बॉलर्स, जिसकी वजह से रन्स भी बन जाते हैं, ये मौका ना मिचेल स्टार्क ने दिया, ना पीटर सिडल ने दिया, ना हॉलैंड ने दिया, ना नेथन लाइन ने दिया। सबकी लाइन जो है वो हम देखते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त रही थी। नो डाउट, क्योंकि उनको विकेट का अंदाज़ा था कि आप ज़रा सा ऑफ लाइन होगे तो आपको पनिश होगा, क्योंकि वो इस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि हम लोग हमेशा चीज़ों को ऐसा करते हैं कि एक चीज़ आप हाथ में आने के बाद आप खुद छोड़ते हो। अगर यही क्रिकेट अगर ऑस्ट्रेलिया खेल रहा होता, 205 का अगर उनको ओपनिंग स्टैंड मिल जाता, वैसी बात है, तो आखिरी सेशन में कितने रन डालते? सेशन कितने डालते आपको भी अंदाजा, मुझे 100 रन तो 100-125 रन मैं तो कहता हूँ आराम से करते हैं 29 ओवर्स में वो। और जिस तरह के वो डिहाइड्रेट हुए हुए थे, जिस तरह की आप देखें उनको क्रैम्प चढ़ रहे थे, किसी का हैमस्ट्रिंग जा रहा है, किसी की ग्रोइंग में प्रॉब्लम हो रही है, वो उनकी फील्डिंग बता रही थी कि वो थक रहे हैं। हमने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को इस तरह नहीं देखा, लेकिन एक ऑब्वियसली बात है, समटाइम कभी कभी गर्मी ऐसी पड़ती है कि आपके कंट्रोल से बाहर होती है, और ख़ास तौर पे जब आपका बैटिंग ओपनिंग स्टैंड इतना लंबा खेल जाए तो फील्डिंग साइड भी थोड़ी सी गिरती है। हमें भी अंदर बीइंग ए प्लेयर हमें अंदाजा है कि थोड़ा गिरता है, लेकिन हमें उसका फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमें वो फ़ायदा उठाना चाहिए था जो ओपनर से हमें स्टैंड दे दिया था। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि हम जो आप बात कर रहे हैं इतनी एडवांस हुई क्रिकेट, हम उसी तरह अभी भी चल रहे हैं, जबकि इतने क्वालिफाइड किस्म के लोग रखने के बावजूद भी सारे फॉरेन जब कोचेस हमारे आपका साथ इमाम उल हक आउट हुआ, एक तो आप बैटिंग ऑर्डर बनाते हो ना कि 3 नंबर पे आप जाओगे, 4 पे आप, तो ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपका लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा था, और बहुत इंपैक्ट डालता है लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन, बॉलर बहुत परेशान होता है। हारिस सुहेल को ले अगर हारिस सुहेल को आप 3 पे ले आते हैं, अगर अर्ली ऑन आप कहते हैं कि यार कोई विकेट गिरी जाती तो आप 3 नंबर पे एक सीनियर प्लेयर को जाते कि वो उसको करते। जब इतना बड़ा स्टार आपको एक स्टार्ट मिल गया था, तो राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन मैं समझता हूँ उसको करना चाहिए था, क्योंकि वो बॉलर्स को बहुत प्रॉब्लम करता है। अब इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपको पे ऑफ करती हैं। अब आपके उसमें नेगेटिव गई आपके उसमें, ठीक है ना, क्योंकि आखिरी सेशन को आपको जो यूटिलाइज करना था वो आप नहीं कर पाए। आई डोंट नो वो कौन सी प्लानिंग थी या किसने की थी प्लानिंग कि यार आखिरी सेशन में, तो दुनिया में हम डोमेस्टिक के अंदर भी कोशिश करते हैं कि जब लास्ट सेशन होता है, नो डाउट रिवर्स स्विंग शुरू हो गई थी, लेकिन जितना आप खेल रहे थे आपके ओपनर्स, मैं समझ उसको फुटबॉल नजर आ रही थी। हाँ, एक आप मार्जिन ये जरूर दे सकते हैं कि वो नए प्लेयर आए थे तो वो उस वक्त रिवर्स स्विंग स्टार्ट हो चुकी थी बॉल होना, तो माइट भी थोड़ा सा स्ट्रगल किए, लेकिन फिर भी आप बॉल टू बॉल खेलते, आपको इतना मौका मिलना था कि आप इस वक्त 325। अभी आपने मैच ऐसा कर दिया है कि इस वक्त मैच ऐसा है कि बिल्कुल अगर वो 300-350 पे आपको आउट कर लेते हैं अगले 95 रन के अंदर, तो फिर ऑस्ट्रेलिया को भी पहली इनिंग में डिपेंड करता है कि ऑस्ट्रेलिया क्या परफॉर्मेंस करता है। अब मैच ऑस्ट्रेलिया भी चला गया कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में बैड परफॉर्मेंस दी या बिल्कुल ही कोलैप्स हो गए तो फिर आप मैच में वापस आओगे, अदरवाइज यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया ने की तो मैच का कोई रिजल्ट नहीं आना। फिर मैच का रिजल्ट नहीं आना, यही हम बात कर रहे हैं कि वो जो माइंड सेट हमारा बन गया है साजिद खान साहब, हम उस माइंड सेट से निकल नहीं पा रहे। हमने अपना एक टिपिकल अंदाज बना लिया है कि हमने वही 255, 260, 245, 265 ये रन एक दिन के अंदर स्कोर करने।
हम इस माइंडसेट से निकलेंगे कब? अब हम सारी दुनिया में देखते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट में लोग खेल किस अंदाज से रहे हैं, उन्होंने किस चीज़ को अडॉप्ट किया हुआ है। आज भी हमारी अप्रोच वही दिखाई देती है। नसीब, टेस्ट मैच में इतनी बड़ी मैनेजमेंट और कोच के काम क्या होते हैं, प्लान क्या होते हैं। आपका प्लान एक बहुत पॉजिटिव था, प्लान भी बहुत पॉजिटिव था। थर्ड जो सी प्लान था उस पर आपको अटैक करना था और गेम को ग्रीप करना था। बहुत अफसोस से कहना पड़ेगा जो कोच के प्लान थे वो नजर नहीं आए। बैट्समैन ने तो अपनी कोशिश की और यहाँ पर कामयाब भी हुए बैट्समैन। और क्या जिस तरह हम बात कर रहे हैं आज के दिन के हवाले से, टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल आपको रोल लेना है, हैवी रोल लेंगे, लाइट रोल लेंगे, क्योंकि 5 दिन ये टेस्ट मैच चलेगा भी नहीं चलेगा। क्योंकि मेरे जरा ये बताते हैं पिच आगे जाके टूटेगी, क्रैक पड़ेंगे, फास्ट बॉलर जो इस तरह करेंगे स्पाइक के निशान आएंगे और बहुत सी काम हो सकता है। यकीनी तौर पर काफ़ी गर्मी से इस दुबई के इस सेंटर पे बहुत मैचेस हो गए। बात क्या है, वही बात आती है फिर आप कहेंगे आप कोच के, देखिए कोच बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मॉडर्न क्रिकेट का। मैं आपसे अभी कोच की बात करूंगा साजिद खान साहब। वाकई में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही साजिद खान साहब ने कि कोच का रोल क्या है। यही कोच इन दुनिया की टॉप टीम्स के साथ भी काम करके आ रहे हैं। आप उनको क्या सिखाया था कि वो आगे निकल गए, हमें क्या सिखा रहे हैं कि हम अपनी जगह पे रुके हुए। बात करते हैं ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अगर ये टेस्ट मैच जीतना है तो 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करना होगा। पहले दिन अगर हमने 255 रन 3 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किया, अगर हम कहीं 50 रन और स्कोर कर लेते तो फिर थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एडवांटेज हमारे साथ होता। लेकिन कल अगर पूरा दिन पाकिस्तान के बैट्समैन बैटिंग कर लेते हैं तो ऐसा रेस्पेक्टेबल टोटल देने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे कि जिस पर पाकिस्तान उनको 2 इनिंग में आउट कर सकता है। क्योंकि जिस रफ्तार से हमने पहले दिन बैटिंग की है, अब पाकिस्तान को एक बड़ा टोटल ज़रूर देना होगा। उनको 3 दिन तो आपको चाहिए होंगे इस फ्लैट ट्रैक ऑस्ट्रेलिया को आउट करने के लिए एटलीस्ट। तो क्योंकि जो हमें इनिशिएटिव मिल गया था 205 रन का ओपनिंग स्टैंड, शायद हमने उसका उतना फ़ायदा नहीं उठाया जितना हम फ़ायदा उठा सकते थे। अब बैटिंग ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास 2 एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। चलिए पहले अजहर का तो बताएंगे। अजहर ने जो आज बैटिंग की है 20 की औसत से 82 गेंदों पे 16 रन उन्होंने स्कोर किया, 18 रन स्कोर किए 80 गेंदों पर 22.50 के स्ट्राइक रेट से। शादाब, इनको किस बात का डर है? इनकी तो परफेक्ट जगह है टेस्ट टीम में, इतने अरसे के बाद तो नहीं खेल रहे, अभी प्रॉपर डोमेस्टिक सीजन खेल के जा रहे हैं। मकसद है कि किस चीज़ का खौफ और डर अजहर को? देखिए कोई भी प्लेयर जो सेट हो अपनी जगह या वो मदद कर रहा हो किसी और प्लेयर को सेट होने में, मैं जो मुझे लगा, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, दूसरे तो फिर खुद आप तो सेट हो जाए, दूसरे को सेट क्यों कर रहे हैं? अब जब आपको पता है कि हमारे जो किस्म क्रिकेट है या माइंड सेट है, जब हमारे पुराने लोगों की मेंटालिटी एक साथ मिल रही होती है, जब वो कोशिश करते हैं यार उसी को लेके चलें। आप यंगस्टर्स की बात करते हैं क्योंकि मामले जिसने परफॉर्मेंस की वो एक अलार्मिंग है उन प्लेयर्स के लिए जो पुराने हैं, ठीक है ना। सिलेक्शन तो हफीज़ की आई डोंट नो कैसे हुई है, क्योंकि वो तो इंजमाम भाई ज़्यादा बेहतर बताएंगे। अगर वो यंगस्टर्स पे बिलीव कर रहे हैं कि एक नई टीम बनानी है, नए लड़के करने हैं, तो हफीज़ क्यों आए वापस? अब जब हफीज़ के आने की वजह से क्या हुआ, हफीज़ इतने अरसे तक बीच पे 4-5 नंबर पे खेलते रहे एज ए ऑलराउंडर, अब अचानक ही उनको ओपनर बना दी गया टेस्ट मैच के अंदर। तो ऑब्वियसली बात है ये चीज़ एक प्लेयर को, और खास तौर पे एक प्लेयर ये उस टीम की अलामत होती है शादाब के जो सेटल होके नहीं दे रही होती, जो एक प्रॉब्लम उस टीम के साथ दिखाई दे रहा है कि वो सेटल नहीं हो रही है। एक तो वो तो हमारे, मैं समझता हूँ 70 साल हो गए, कितने साल हो गए, हम अभी तक सेटल नहीं हुए इन चीज़ों के अंदर। क्रिकेट तो दूर की बात है। थिंक इसके जो हफीज़ या अपना अजहर जिस तरह की बैटिंग कर रहा था, वो मुझे एक तो क्रिकेट साइंस में अगर आप बात करें तो एक प्लेयर जब ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी लंबी चली जाती है तो ऑब्वियसली इस किस्म की जो आप कहते हैं ना 3 नंबर 4 नंबर वाले प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बैठे बैठे थक जाता है, क्योंकि अजहर अली को शायद इतनी आदत नहीं है इतनी देर बैठने की। हमारे यहाँ तो शुरू में तो बहुत जल्दी प्लेयर आया करते थे तो बैट्समैन तैयार रहते थे। अजहर से ओपन कराते हैं, टेस्ट क्रिकेट में इतनी ओपन की है, रिसेंट पास्ट में अजहर ने की ओपन है। ठीक है, अजहर तो बेसिकली है ही ओपनर, मेनली तो बॉलर थे, बॉलर से बिकम बैट्समैन, वो भी ओपनर। और हफीज को आप खिला रहे थे मिडिल ऑर्डर में रिसेंट पास्ट में। लेकिन अब आपका मैन इन फॉर्म असद शफीक है, बाबर आजम है, ये कितने नीचे चलेंगे? आप अब इनसे क्या चाहोगे? ये वो प्लेयर हैं जो स्टडी होते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अब इनसे रना बॉल चाहोगे? अब आप इनसे रना बॉल चाहोगे, जो मैं समझता हूँ इनके लिए मुश्किल है। तो जो चीज़ मैं आप कह रहा था, एक चीज़ ग्रिप में आपके आ गई थी, उसको मुकम्मल तौर पे ग्रिप में रखना चाहिए था। अब मैच आप जिस तरह कह रहे हैं, मैं भी ये समझता हूँ कि इतना आसान नहीं है कि आप समझ रहे हैं या कि ऑस्ट्रेलिया को आप 1-1 2-2 सेशन में आउट करके दे देंगे। क्रिकेट है, यू नेवर नो, ये कर सकते हैं। कोई यासिर शाह के कोई जगह पे गेंदें पड़ गई, वो ये एक ऑप्शन आपके पास साजिद खान साहब ज़्यादा बड़ा होगा कि थोड़ा सा क्रैक आ जाए विकेट पे, कोई आपके स्पिनर जो है वो रोल प्ले कर जाएं। क्योंकि हमने
अगर उठा के देख लें पिछले 5, 6, 7 साल जब से हम खेल रहे हैं, हमने स्पिनर से ही फतवात हासिल किए हैं। सईद अजमल अब्दुल रहमान का जो पेयर था उसने बड़ी फतवात दिलाई, फिर सईद अजमल के साथ जुल्फ़िकार बाबर आ गए थे, उन्होंने फतवात दिलाई। हम स्पिनर्स, फिर यासिर शाह ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की। आपके स्पिनर का एक बड़ा 2 स्पिनर्स की एक टीम हुआ करती थी। अब आप जो दूसरा स्पिनर है वो बिलाल आसिफ हैं आपके साथ, क्योंकि हफीज़ उस वक्त भी आउट करते थे, नई गेंद से विकेट लेके ज़रूर दे देते थे, टेस्ट क्रिकेट में भी अगर मैं बात करूँ, लेकिन 2 पेयर होता था। ये पेयर किस तरह देख रहे हैं कि ये 3 दिन में आउट करेगा? देखिए नसीम, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। बिलाल आसिफ को टी पे आपके बॉलिंग कोच अजहर महमूद लेके गए, सरफराज को लेके गए, और हमेशा ये चीज़ें होती हैं। बॉलिंग कोच अपनी जिम्मेदारी की, बिलाल आसिफ पे जिम्मेदारी है, डेब्यू कर रहे हैं और उनके बाद लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और बड़े अरसे बाद 2 स्पिनर खेले हैं। इसी कोच ने एक स्पिनर अगेंस्ट श्रीलंका के खिलाफ भी खिलाया और पाकिस्तान क्रिकेट को गड्ढे में गिरा दिया, जो कत्ल हम कहते हैं क्रिकेट का, करवाया। किसी भी टेस्ट मैच में जिस टाइप की इस पिचें हैं, इसमें 2 स्पिनर के बगैर आपको जाना भी नहीं चाहिए। और यही कोच का जिक्र आपने इंट्रो ब्रेक पे जाने से पहले करने की कोशिश की थी, मगर इस कोच को मेंटली यही नहीं पता होता क्या बॉलिंग खिलानी है। और शादाब के आम और आप जो बात कर रहे हैं, देखिए बैटिंग, अजहर अली पाकिस्तान का तीसरा बैट्समैन है जिसको 300 रन बनाने का एजाज़ हासिल है, और बॉल उसकी बैट पे बहुत अच्छी आती है, मगर वो बहुत अर्ली ऑन मारने चले आते हैं। लेग 4 भी हुआ, जिस तरह आपने देखा इनर एज बॉल हो गया था। अर्ली ऑन कौन सा मारने के लिए गए थे वो? अच्छा, जो जिस पे आउट हुए हैं वो, तो मैंने कहा अर्ली तो उन्होंने कोई काम करके ही नहीं दिखाया। साजिद खान साहब अगर बात करें, जो आदमी 80 गेंदों पे 18 रन बना रहा है। 80 गेंद तो बाद में खेले ना, तो बात ये देखिए नसीम, बात ये है आपको स्कोर बोर्ड चलाना है। आपने इतनी क्रिकेट खेल ली है, इस टीम में 2 ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, असद शफीक, अजहर अली, और इनको कहीं भी ऐसा फंसना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पे अटैक आप करेंगे तो बैकफुट पे चले जाएंगे, और यहाँ पर आपको अटैक करना था। मगर कल जिस तरह आपको आके बॉल बैटिंग करनी पड़ेगी, तो आप पे जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी बॉल बैट पे आ रही है। क्या वो 100% फिट थे? जिस तरह वो बैट पे कर रहे, पिच पे खड़ा होना चाह रहे थे, जिस तरह वो खेलना चाह रहे थे, जिस तरह बॉल बैट पे, इनके बॉल एक ड्राइव मारी अच्छी बैट पे आई, मगर इतने लंबे ओवर खेलना, 16 ओवर खेलना, और जिस तरह की बॉलिंग हो रही थी, चले हमें मानता हूँ रिवर्स स्विंग हो रही थी, और वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस क्रिकेटर विकेट पे स्टे करना है, मगर हारिस फेर क्या कर रहे थे? वो भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। ये जो आपने अभी रिवर्स स्विंग की बात की, कुछ टर्न भी दिखाई दिया आखिरी सेशन में, ये कोई अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए? क्योंकि चौथी इनिंग तो ऑस्ट्रेलिया ने खेलनी है, और अगर हमने कल अच्छी बैटिंग कर ली तो फिर हो सकता है फॉलो ऑन के बाद दोनों इनिंग ऑस्ट्रेलिया को खेलनी पड़े 3 दिन में, तो कोई अच्छा साइन है ये? देखिए नसीब, बहुत इंपॉर्टेंट है कल का सुबह का पहला घंटा, और पहले घंटे में आप किस तरह लेते हैं, और स्कोर बोर्ड को आपने अटैकिंग खेलनी है, दबना नहीं है, और आप उस पर अटैक करेंगे। जो हमारा जहन ये कहता है, जो हमारा टूटा फूटा छोटा मोटा एक्सपीरियंस है, 450 आपको बनाने हैं, 450 रन हर हाल में बनाने, क्यों आपके पास आने वाले बैट्समैन है, बाबर आजम भी है, सरफराज भी है, असद शफीक, अजहर अली मौजूद हैं। ये आपकी बैटिंग है, हारिस फेल भी है, मगर आपको स्कोर बोर्ड पे 450 रन बनाने पड़ेंगे। और जिस तरह कोच का आपकी रोल है, और कोच का क्या प्लान होगा कल का, क्योंकि आपने कौन सा रोल लेना है, हैवी लेना है, लाइट लेना है? क्या लेना चाहिए? मेरे हिसाब से लाइट लेना है, क्यों हैवी भी अभी आप जाए ना, अभी तो लाइट रहेंगे ना, दूसरा दिन है मैच का। हाँ। तो लाइट रोल रहेंगे, उसके बाद आपको जो है लंच तक खेलना है। तो लंच तक अगर पार्टनरशिप अच्छी लग जाती है, फिर अटैकिंग करें। बिल्कुल, अगर लंच तक अच्छी पार्टनरशिप हो जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम बात कर रहे थे बैटिंग ऑर्डर की, अभी बैटिंग ऑर्डर भी सेटल दिखाई नहीं दिया। पिछले दिनों में हम अजहर से ओपनिंग करा रहे थे, हफीज़ को मिडिल में खिला रहे थे, आज हफीज़ से ओपन कराई, अजहर को मिडिल में लेकर आ गए। नाइट वॉचमैन भेजा हमने, जिस वक्त हमारी तीसरी विकेट गिरी थी अजहर की सूरत में। नाइट वॉचमैन कौन सा बैट्समैन आता है जो सबसे टीम का कमज़ोर बैट्समैन हो, या जिसको थोड़ी सी बैटिंग आती हो? हमने माजी में देखा है कि वसीम बारी साहब को हम भेजा करते थे, वो क्योंकि थोड़ी बहुत बैटिंग किया करते थे। उसके बाद अब आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद थे। अगर यहाँ पे आप अब्बास की विकेट गंवा देते तो 1 विकेट आपकी और गिरती। आपके पास वहाब रियाज की सूरत में उनसे मच बेटर बैट्समैन मौजूद था, हसन की सूरत में उनसे बेहतर बैट्समैन मौजूद था। तो क्या कोच की प्लानिंग, जो साजिद खान साहब इतनी बात कर रहे हैं, नाइट वॉचमैन भी हमने सबसे कमज़ोर बैट्समैन भेजा? भाई इससे अच्छा बैटिंग ट्रैक क्या होगा जहाँ पे बैट्समैन डोमिनेट कर रहा है? ऐसी जगहों में नाइट वॉचमैन नहीं लिया जाता मेरे हिसाब से। जो हमने भी क्रिकेट खेली है, मैं तो नहीं समझता कि नाइट वॉचमैन यूनुस खान साहब ने तो ये कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया था। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही किया था। हमारा मेंटल बैरियर है। अगर आप किसी प्लेयर को बोलोगे यार इस टाइम पे जाके तुमने खेलना है, सर्वाइव करना है, तो वो कोशिश करेगा कि यार ये इस किस्म के जॉब मुझे ना मिले, मैं अपना खेलूं या मैं कंफर्ट जोन में रहूं। तो किसी बैट्समैन जब आप पूछेंगे वो तो कहेगा भाई मुझे कंफर्ट जोन दो, लेकिन ये सिस्टम होना ही नहीं चाहिए।
तो उस वक्त होना चाहिए कि हाँ यार आपको नजर आ रहा है कि यार बहुत खतरनाक सिचुएशन है, आप तो कमांडिंग पोजीशन पे थे यार, आपको किस बात का नाइट वॉचमैन। अब आप देखें नाइट वॉचमैन कितना बड़ा नुकसान करेगा, आपका टाइम किल करेगा। अगर वो अर्ली आउट होता है तो ऑब्वियसली बात है आप पे प्रेशर आएगा, ठीक है ना, नया बॉल आपके पास सामने है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि आप जो है अगर वो खेल जाता है ऑब्वियसली बात वो तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना कि वो एक बैट्समैन की तरह परफॉर्मेंस दे दे, तो अगर वो आपका टाइम किल कर रहा है तो वो आपको एंड में नुकसान देगा, दैट्स वो नुकसान देगा। ऑलरेडी बात यही कर रहे हैं कि अगर वो पहला घंटा विकेट भी बचा लेते हैं, अगर आप जीतने की देखिए, मुझे जो हफीज का अंडर हुआ है, हफीज जिस तरह है, मैं अपनी नाकिस मालूमात या नाकिस सोच से बता सकता हूँ कि कुछ लोग हमारे बहुत सिस्टम है बैकडोर से आने का। मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, हफीज के अगेंस्ट बात कर, बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत परफॉर्मेंस किया है, लेकिन बैकडोर क्या है? बैकडोर इन द सेंस के यू नेवर नो कि जो चीज़ सुनने में आ रही है, जैसे अभी नियर फ्यूचर में अभी बातें निकलना शुरू हो गई कि वनडे या T20 में शोएब मलिक कप्तान, हम कुछ तैयारी वर्ल्ड कप की कर रहे हैं। यू नेवर नो कि हफीज भी उस चीज़ का पार्ट हो कि वो टेस्ट सीरीज के थ्रू, क्योंकि डायरेक्ट तो वनडे में नहीं आ सकता था वो, हफीज भी इस तरह बैक, इस तरह आपको पता है वो हो सकता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर आए इस तरह, क्योंकि इतना तो प्लेयर है कि वो जब चाहे परफॉर्मेंस करे, टेस्ट टीम से अंदर आने के बाद फिर वो अपने आप को वनडे में लेके जाए। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आज कराची में थी, साजिद खान साहब और हम वहाँ पर मौजूद थे। क्या शोएब मलिक को कप्तान होना चाहिए 2019 वर्ल्ड कप में या सरफराज? गुड। देखिए ऑब्वियसली ये बात आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बड़ा आई एम बिग फैन ऑफ शोएब मलिक ना, क्योंकि जिस किस्म का वो प्लेयर है या जिस किस्म की उसने परफॉर्मेंस दी है, तो कप्तान ऑब्वियसली बात है ऐसा होना चाहिए जो परफॉर्म करे। इस वक्त कुछ अरसे से सरफराज की अपनी परफॉर्मेंस बहुत नीचे है, हमने देखा है सरफराज फाइटर है और इसी तरह वो फाइट करता है, वो मुश्किल सिचुएशन में अच्छा, लेकिन एक ऐसा लीडर चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, उसके बाद से उसकी परफॉर्मेंस आप देख लें, उसकी चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, ओडीआई हो, एज ए लीडर आपके लिए लीडर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शोएब मलिक को आप माजी में कप्तानी दे चुके हैं, मैं बात ये कर रहा हूँ कि एज ए लीडर टोटली डिफरेंट सिनेरियो होता है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आए जो बहुत बड़े प्लेयर नहीं थे लेकिन लीडर बड़े थे, उनकी टीम ने उन्हें कंटिन्यू किया। देखिए हमने एक माइंड सेट बनाया हुआ है, हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है जो हमारे इमरान खान का था। वो लोग भूल जाते हैं कि वो जिस किस्म की उनकी अपब्रिंगिंग हुई है या जिस किस्म की वो माहौल में पैदा हुए हैं, वो बहुत कम लोग होते हैं, उनको बड़ा कम लोगों का चांस मिलता है। ऐसे लोग जब लीडर बनते हैं या कोई दी जाती है, वो 5 आउट करके 50 रन करके डोमिनेट करते थे, ठीक है ना, वो कर सकते थे। आजकल कप्तान बहुत वीक है, इवन ये कि मैं मिसबा की बात करता था, इतना परफॉर्मेंस करने के बाद भी वो वीक कप्तान थे, क्योंकि वीक इसलिए थे कि कप्तान को चाहिए अगर वो सरफराज वीक कप्तान है, सरफराज वीक कप्तान है, कप्तान भी वीक है। हाँ कप्तान इन सेंस के वो जो चाहता है लड़के खिलाना, आप पास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो जो लड़का वो चाहता है खिलाना वो उसको नहीं मिलते हैं। सईद खान साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है शादाब ने। देखिए नसीब, आप हम बात करते रहे काफ़ी अरसे से कोच को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कोच रिस्पेक्ट के लायक है, फॉरेनर कोच है, वीक तो नहीं, मैन ऑफ द कराचीज है, और जिसने जब भी उसको मौका मिला है और 3 सेंचुरी टेस्ट मैच में है, और आज पाकिस्तान जिस मुकाम पे पाकिस्तान खड़ी है उसमें सरफराज का बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कहाँ ला के खड़ा किया, और जिन लड़कों के हम हमेशा जिक्र करते हैं, जिस खिलाड़ी को खिलाया, अगर मैं फ़कर की बात करूँ, इमाम की बात करूँ, हसन की बात करूँ, शादाब की बात करूँ, वो आके जब भी बात टीवी पे आके क्या कहते हैं, हमें सैफ़ी भाई ने कॉन्फिडेंस दिया, सैफ़ी भाई ने ये किया। एशिया कप टर्निंग पॉइंट होता है, उन खिलाड़ियों की कैरियर आप देख लें, उन खिलाड़ी की कारकर्दगी देख लें। जैसा शादाब ने एक बात की, शोएब मलिक 20 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं और बड़े बड़े माशाल्लाह हमारे दोस्तों के साथ उसने क्रिकेट खेली है, सीखा है, और जो कुछ वो सीखा हुआ है आपको पता है, वो बड़ा टेक्निकल आदमी है और बड़ा हुमर करके आता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन एहसान मानी साहब ने जिस तरह सरफराज पे कॉन्फ्रेंस किया, और सरफराज 2000 आपका कॉन्फिडेंस है या नहीं? 101% है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखें, जब खराबी कहीं होती है तो एक टीम गेम, एक किसी के एक का नहीं है। आपने बहुत से देखिए, शादाब ने जो टूर किया इंग्लैंड में, वो बड़े बड़े शिगरे थे, बड़े बड़े ऐसे खिलाड़ी थे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये चीज़ें होती रहती हैं। ओवरनाइट लोग घर में खाना खाते हैं, सुबह गवात कर देते हैं, कुरान शरीफ पे हाथ रख के कप्तान चेंज करा देते हैं। ये चीज़ें हैं, ये क्रिकेट में नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, कोई भी चीज़ हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट में। कप्तान कमजोर है, कप्तान नहीं यार, कप्तान इससे अच्छा है नहीं, ईमानदार है। एक मैच में पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी खिलाड़ी को ऑफर होती है, क्रिकेट बोर्ड को बताता है, ये वाहिद क्रिकेटर है
पाकिस्तान के किस सुपर लीग में मैच में उसको ऑफर होती है पाकिस्तान लेकिन क्रिकेट मैं बोर्ड? बात ये कर रहा हूं कि नहीं, आप शादाब बात इससे देंगे। मुत्तफिक नहीं है ना, जो मैं आपसे देखिए बात कर शदाब रहा की हूं, अपनी अगर- राय होगी, देखिए शदाब की अपनी राय है, देखिए शदाब की अपनी राय। बात ये हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज जिस मुकाम पे खड़ी है उस सरफराज ने उसको खड़ा किया है, मगर कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ लोगों को पसंद नहीं है। देखिए मैं शादाब भी उनमें शामिल है। नहीं नहीं शदाब की देखिए बात- सरफराज अच्छा शादाब नहीं शदाब ने नहीं, कोई जिस जो आपने जितनी question शदाब जिस ने और माहौल हमने में किया, तारीफ जिस की शायद context किसी ने में- करी भी नहीं। जिस कॉन्टेस्ट में आपने सवाल किया था मैंने उसमें जवाब दिया कि जिस किस्म की प्लानिंग हो रही है या जिस किस्म की चीज़ें नजर आ रही हैं, मैं खास तौर पर ऑफिस की बात कर रहा हूँ। प्लानिंग से क्या मुराद है? सरफराज के खिलाफ प्लानिंग? नहीं सरफराज देखिए अभी आपके सामने रिजल्ट था, हाँ। इसके बाद अभी जब टेस्ट मैच में अभी जब सर हफीज़ आए हैं, ठीक है ना, आप एक यंगस्टर्स की बात करते हो ना, तो आसिफ कौन सा यंगस्टर है, ठीक है ना, इज अबाउट 33 हाँ 34 साल का 34 का नहीं, ये तो आदमी 42 बताइए। 33-34 साल का आदमी या तो हफीज टाइप का परफॉर्मर हो, उसने बहुत सर्विसेज दी हो पाकिस्तान टीम को, हाँ यार ज़रूरत है इसको लाके खिलाया जाए। दूसरा एक ऐसा प्लेयर जो 33 साल का हो और वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड नहीं हो, मैं इस चीज़ में कह रहा हूँ कि कोई भी आदमी पाकिस्तान खेलता है डेफिनेटली उसमें कोई टैलेंट होता है, लेकिन जिस किस्म के हमारे पास ऑफ स्पिनर रहे हैं हमारे पास एक्सेप्शनल किस्म के, सकलैन को ले लें आप, अपना सईद अजमत को ले लें, वो चीज़ अब तो नहीं है ना ऐसे ऑफ स्पिनर के अंदर कि आप कहें कि यार बड़ा एक्सेप्शनल किस्म का ऑफ स्पिनर है तो हमें खिलाना पड़ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि या तो आप किसी यंगस्टर्स को खिलाते, बिल्कुल सही ठीक है, बात किसी है, यंगस्टर को खिलाते ताकि हम उसको ये जो groom जो करते हैं, बात उसको ये कह रहे हैं time ना देते हैं। सरफराज के एक टाइम पे ऑब्वियसली बात है, हम भी फैन है उसके, जिस तरह का वो उसको हमने देखा अंडर 19 लेवल पे बड़ा फाइटर है, लेकिन अभी जो सिनेरियो में आपको बात कर रहा हूँ, मैंने यही बात की है कि मैं अपनी नाकस अकल से, अपनी थोड़ी बहुत तजुर्बे से थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि जो चीज़ें इस वक्त टेस्ट मैच में नजर आ रही हैं, क्योंकि हमें अंदाजा है आपकी टेस्ट टीम T20 से बन जाती है, आपको ही पता है, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि हो सकता है टेस्ट टीम से वनडे टीम बन जाए। जो न्यूज़ आज आई है, जो खबरें आना शुरू हो गई हैं, उस हिसाब से मैंने बात की है कि कप्तान उस वक्त तक कप्तान अच्छा होता है जब तक उसकी टीम उसको बैक कर रही हो। जिस दिन चीजें ऐसी आना शुरू हो जाती टीम है, बैक नहीं कर रही कप्तान को, टीम ऑब्वियसली बात है, आपको नजर आई है ना, मैं ये पूरी 100% तो नहीं कह सकता टीम बैक, लेकिन टीम परफॉर्मेंस जिस तरह नहीं, कर बड़ी रही है, important बात आज कही है, आपने टीम बात सरफराज को back नहीं देखिए, कर रही है। आज जिस तरह की परफॉर्मेंस है नसीम भाई, क्रिकेट को देखते हुए एनालाइज करेंगे ना मैं और आप, कि अगर आपके पास कंट्रोल था यार, कोई भी टीम 200 रन का ओपनिंग स्टैंड दे, तो आप इमेजिन करें जिन्होंने क्रिकेट में नहीं, वो भी कहेंगे कि यार मार के उन्होंने बुरा हाल कर देना था, 350 रन तो कहीं नहीं गए थे बिल्कुल सही इस बात फ्लैट विकेट में। और जो ब्रेक बिल्कुल हो सही रहा बात है, जो ब्रेक हो रहा है वो भी मैनेजेबल है। अब वो क्रिकेट आप अब जो क्रिकेट लोग नहीं समझते, वो तो देखना ही पसंद करेंगे ऐसी क्रिकेट, इवन है कि हम जैसे जो क्रिकेटर है वो भी नहीं देखना चाह रहे ऐसी क्रिकेट, बिल्कुल सही जो बात क्रिकेट है। खेल रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल सही बात है। अभी आता हूँ साजिद खान साहब, क्योंकि बहुत मुझे कह दिया गया है कि ब्रेक लेना है, लेकिन एक छोटी सी बात ये कि अभी जैसे शादाब ने भी बात कही कि कहीं ऐसा लग रहा है कि खिलाड़ी कप्तान को बैक नहीं कर रहे। अगर ऐसा है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए, और ये भी एक हकीकत है कि हमने अपने इन यंगस्टर्स को शायद बहुत जल्दी कोई सुपरस्टार का दर्जा दे दिया है कि हसन अली हो गए, फ़खर जमान हो गए, शादाब हो गए, कि ये बहुत बड़े कोई, अभी इनको आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और उनको बहुत चीज़ों का अंदाज़ा हो गया होगा इस एशिया कप में कि आप कहाँ पर हो और दुनिया इस वक्त कहाँ पर है। ये लर्न करने का मौका है, और अगर कप्तान को बैक नहीं कर रहे तो ये देखना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है। और भी कई सारे इश्यूज़ हैं, डिस्कस करेंगे शो में ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल पर, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद 255 रन 3 विकेटों के नुकसान पर स्कोर कर लिए। बहुत सारी बातें की, लेकिन कंट्रोवर्सी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई दिखाई देती है। इस एशिया कप के हवाले से भी शादाब साहब ने और साजिद साहब ने बात की। आज यही सवाल जिस वक्त वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आई थी नेशनल स्टेडियम कराची में, मैंने फॉर्मर कैप्टन 1992 वर्ल्ड कप के हीरो मोइन खान साहब से भी किया। उस वक्त उनका क्या कहना था अबाउट एशिया कप एंड अबाउट कंट्रोवर्सी, जरा सुनिएगा। ये मे भी आप कह लें कि एक साइकोलॉजिकली बैरियर होगा, जिसकी वजह से जब भी मैंने भी ये बात नोट की, जब पाकिस्तान टीम को हॉट फेवरेट कहा गया तो पाकिस्तान टीम की अच्छी परफॉर्मेंस, और जब अंडरडॉग्स कहा गया तो पाकिस्तान टीम हमेशा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है। सो एक साइकोलॉजिकल बैरियर कह लें इसको। तो इस चीज़ से निकलने के लिए हर इंडिविजुअल को अपनी सोच तब्दील करनी होगी, डिटर्मिनेशन दिखानी होगी, और फेयर ऑफ फेलियर जिसे कहते हैं वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि थॉट और जो सक्सेस और फेलियर के अंदर जो डिफरेंस है वो सिर्फ थॉट का है। अगर आप सक्सेस के लिए सोचते हैं तो सक्सेसफुल होते हैं, और जब आपके अंदर डर आ जाए हारने का तो आप हारते हैं। बिल्कुल, वो मैं तो हर स्टेटमेंट में, हर टीवी शो में ये बोला है कि वो बॉडी लैंग्वेज से रिफ्लेक्ट हो रहा था कि था
ऐसा वर्ल्ड कप से रिलेटेड इसका जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगा, लेकिन किसी और ओकेजन पे। ओकेजन वर्ल्ड कप से रिलेटेड है। लास्ट डरे हुए दिखाई दिए, ये कहना था मोइन खान साहब का कि खौफजदा दिखाई दिए। किस बात का खौफ था? आप रिसेंट पास्ट में जिस तरीके की क्रिकेट खेल के आ रहे थे, मोइन खान साहब ने भी कहीं ना कुछ दबे अल्फाजों के अंदर बात कह दी है। समझने वालों को समझना चाहिए, और ये समझना सबसे ज़्यादा होगा हेडक्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में बैठे लोगों को, कि अगर आपने अपनी टीम को जोड़ के रखना है तो जोड़ने के इकदाम आप ही को करने होंगे, जो कहीं ना कहीं कुछ टूटती फूटती दिखाई दे रही है। कुछ और टॉपिक्स जिन पर हम बात करेंगे। अभी हेयरिंग ख़त्म हुई है। पाकिस्तान ने जो केस किया भारत पर $70 मिलियन का, कि आपने जो MOU के तहत 6 सीरीज़ खेलनी थी, उनमें से आपने कोई सीरीज़ नहीं खेली, इसका हर्जाना अदा करें। इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन नजम सिटी साहब को खास तौर पे दरख्वास्त की गई थी कि MOU आपने साइन किया था, आप गवाह के तौर पे जाएं। नजम सिटी साहब गए, सुबान अहमद COO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गए, लेकिन भारत की जानिब से न श्री नवासन साहब आए जिन्होंने दस्तखत किए थे, और न अनुराग ठाकुर साहब आए। अब भारत मेरे ख्याल है आज भी मैं ICC पे वही कि उनके बंदे ही नहीं है, और रत्नाकर शेट्टी को भेज दिया 4 साल 5 साल पुराने जो सेक्रेटरी थे। देखिए, आप जिस तरह हम अभी क्रिकेट में बात कर रहे थे, वो हम कुछ रियलिटी दिख रही थी तो उस पर बात करते हैं ना, तो इधर भी नज़र यही आ रहा है, जब उनका केस वीक है तो जाहिर सी बात है लोग कोशिश करेंगे हमारा केस वीक है तो हम इसको फ्रंट पे ना आए, किसी और से करवा लें। किसका केस वीक है? इंडिया का वीक है। किस बात पे वीक है? वीक इसी सेंस से कि उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, इट्स अ सिंपल MOU। तो उसके अंदर तो पहले से ये क्लॉज थे ना कि आप बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पे एक क्लॉज ये भी मौजूद है कि अगर हमारी हुकूमत इजाजत देगी तो खेलेंगे, खत्म हो गई कहानी। इजाजत, अगर हुकूमत देखिए किस बात पे इजाजत, हुकूमत का इशू ये था, हुकूमत तो कुछ भी कहना, इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि अगर आपकी सब चीज़ आप ही होगी। बात ये कि अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही कहता है कि आप पाकिस्तान आके खेलो, तो मैं समझ सकता हूँ कि हमारी उस ग्राउंड रियलिटी ये इजाज़त नहीं दे रही थी कि आप कोई भी, और ख़ासतौर पर इंडिया टीम आके खेले, वो मैं समझ सकता हूँ। जब आपको एक न्यूट्रल वेन्यू दे रहे हैं, इतना पीसफुल एरिया दे रहे हैं, तो वहाँ तो क्रिकेट खेलो ना। अगर क्रिकेट को आप इस तरह से सियासत के साथ मिलाओगे तो फिर तो पाकिस्तान भी चाहेगा नहीं खेलेंगे, फिर तो दुनिया में हर चीज़ होनी शुरू हो जाएगी। तो क्रिकेट को जोड़ने की हद तक रखें, ये तो एक मेंटालिटी है, बड़ी नैरो किस्म की सोच है, जो हम पहले भी बोलते रहे हैं कि इंडिया की तरफ से आती रही। अनफॉर्चुनेटली इस तरह नहीं होना चाहिए। जिस तरह हमने देखा है क्रिकेट खेलते हुए, इतने बड़े बड़े लेजेंड्स हमारे साथ गुजरे हैं, इंडिया के, पाकिस्तान के, मैंने उनको साथ बैठे हुए देखा है, साथ खाते थे, जिस तरह बातें करते थे। एक प्लेयर ये सोच नहीं रखता, ये बड़ी गंदी सोच सियासतदानों की है। इसलिए कहते हैं कि क्रिकेट को या क्रिकेट बोर्ड को भी सियासत से दूर रखा जाए, वो ज्यादा बेहतर किस्म के नहीं हो। और वो अब तक हो नहीं पाया, 70 साल गुजर गए, जो सच्चाई है। अनुराग ठाकुर साहब से मेरी गुफ्तगू हुई थी, आज तक पाकिस्तान में किसी चैनल को अगर उन्होंने किसी से बात की थी तो वो मुझसे की थी, और मैं अगले शो में ज़रूर सुनवाऊंगा हमारे मेट्रो 1 न्यूज़ के नाजरीन को कि जब मैं जहाँ काम करता था वहाँ पे मेरी जब गुफ्तगू हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था। वाज़े तौर पे एक बात कह दी थी उन्होंने कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेलेंगे, हम या तो पाकिस्तान में खेलेंगे या इंडिया में खेलेंगे। लेकिन ना वो आए, ना श्री नवासन आए। नसीब हम बहुत खुश नसीब है, आप जैसे साफ़ी हमारे पास मौजूद है। बड़ी रिस्पेक्ट है आप हमारे पड़ोस मुल्क में, बाहर मुल्क में, जिस तरह आपने पाकिस्तान के प्लेयरों के लिए जाके लड़े, बात की, कोशिश की, हक़ाइक़ से पर्दा उठाने के हवाले से। बात ये होती है इंडिया अपनी अना पे आया हुआ है, और लास्ट प्रोग्राम में हमने कहता है बिग 3 यकीनी तौर पर वो अपने आप को हाईजैक करना चाहता है। ICC को कौन चला, 95% पैसा है। आप भी देखें टेस्ट मैच हो रहा है, उसी सेंटरों में कितनी क्रिकेट आ गई, 10 क्रिकेट आ गई, 2 और लीगें आ गई। पाकिस्तान का जो होम सेंटर, अब जिस तरह इंडिया ने 2009 में पाकिस्तान में जो फायरिंग करवाई थी, क्रिकेट पाकिस्तान से ख़त्म करवाई थी ना, डंके की चोट पे कराई थी राव ने। तो मैं समझने का मकसद है वो चाहता ही नहीं पाकिस्तान में कोई चीज़ हो, पाकिस्तान में अमन हो। उस दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। बदकिस्मती से हम जिस तरह की क्रिकेट एशिया कप में खेली है वो हमारी गलती है, मगर जिस तरह में जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी को मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, ICC चैंपियन जीतने के बाद एशिया कप 2011 वर्ल्ड कप की तरह स्क्रिप्ट होगा, और वही हुआ। स्क्रिप्ट था और एशिया कप जीता। शो का स्क्रिप्ट खत्म, मुझे कह दिया गया टाइम खत्म। साहिद खान साहब थैंक यू वेरी मच, शादाब कबीर साहब थैंक यू वेरी मच। हम होप यही कर रहे हैं कि कल टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान टीम के बैट्समैन जो है वो जो रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट क्रिकेट हो रही है उस जानिब सोचते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये भी होगा कि पाकिस्तान टीम बोर्ड पे अच्छे रन, जो साजिद खान साहब ने कहा कि 450 रन ज़रूर स्कोर करने। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है। इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।